हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे सभी लोग? बच्चों, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है एक न्यू सेशन में। तो आज तक हम लोगों ने जो 5 सेशन पूरे कर लिए भाई, 5 सेशन पूरे कर लिए, जिसमें हमने किया था मैथमेटिकल टूल्स और उसमें हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। एंड आई होप कि आज सभी लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बढ़िया सी प्रैक्टिस की होगी। तो बच्चों, आज हम लोग जो मैथमेटिकल टूल का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वेक्टर। तो बच्चों, वेक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फिजिक्स। आज हम लोग शुरू करेंगे आपकी फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेक्टर। वेक्टर फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वेक्टर नहीं आएगा, आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाओगे भाई। वेक्टर होना बहुत जरूरी है। पूरी 12th क्लास में, पूरी 11th क्लास में एक मैथमेटिकल टूल जो आपको हर चैप्टर में हर समय जरूरत पड़ेगा वो वेक्टर है। वेक्टर आपको 100% बढ़िया सा ढंग से अच्छे से आना चाहिए। तो जो इसलिए आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है वेक्टर। तो शुरुआत करते हैं वेक्टर से। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सभी ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ रखा है, डिस्कस कर रखा है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों होती हैं, इनको हमने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। 2 तरह से होती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो स्केलर होती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों ऐसी होती हैं जो स्केलर होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं भाई? जो वेक्टर होती हैं। तो वेक्टर में और स्केलर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है? कौन सी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, कौन सी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे? तो पहले तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटीज बच्चों क्या होती है भाई? व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? अगर हम बच्चों बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी अपनी सिर्फ वैल्यू होती है, जिनका अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे अगर हम किसी के मास के बारे में बात करेंगे, जैसे हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, हम किसी चीज के मास के बारे में बात करेंगे, तो मान लो मास 2 kg होगा, 4 kg होगा, 6 kg होगा, एंड सो ऑन। पर मास के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, मास से सिर्फ वैल्यू होती है। अगर हम टाइम के बारे में बात करेंगे, तो टाइम में भी क्या होती है? सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। अगर हम किसी के टेम्परेचर की बात करेंगे, अगर हम स्पीड की बात करेंगे, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, इन सभी की मैग्नीट्यूड होती है, वैल्यू होती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। तो सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, ये सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? स्केलर। ठीक है भाई? तो स्केलर्स आर व्हाट? स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें बोलेंगे स्केलर। और आपको मैंने एग्जांपल बताया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया। बच्चों, ये सारी की सारी क्वांटिटी, ऐसी और भी बहुत सारी है, ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो स्केलर में आती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब बात करेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो भाई वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? आप में से कौन बताएगा वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या होना चाहिए? जैसे स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, उनकी सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन वेक्टर के अंदर 3 प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। वंस अगेन, वेक्टर्स होने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो 3 चीजें क्या क्या है? पहला, कि इनका अपना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इनका अपना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, फर्स्ट। दूसरा, डायरेक्शन होनी बहुत जरूरी है, तो डायरेक्शन होनी चाहिए। और तीसरा, मस्ट ओबे द वेक्टर लॉज, मस्ट ओबे द
वेक्टर लॉज, वेक्टर लॉज को ओबे करना चाहिए भाई, ये कंपलसरी है। तीन चीजों का होना कंपलसरी है, तीन चीजों का। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा मस्ट ओबे द वेक्टर लॉज। अगर वो वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करेगा तो वेक्टर नहीं होगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर वेक्टर लॉज को ओबे नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भी वो वेक्टर नहीं होगा, वो स्केलर होगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी कैसा ये स्केलर है। क्यों स्केलर है भाई? क्योंकि ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता है, और क्योंकि वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता है इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। तो वेक्टर होने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज चाहिए, दो नहीं चाहिए। तीन कौन कौन सी? मस्ट हैव द मैग्नीट्यूड, हैविंग डायरेक्शन एंड मस्ट ओबे द एडिशन लॉज ऑफ वेक्टर। अगर तीन चीजें होंगी तो 100% वो वेक्टर होगा। अच्छा, वेक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या बनेंगे भाई? तो वेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। जैसे वेलोसिटी इज द वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर, फोर्स इज द वेक्टर। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो वेक्टर होंगी। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर, टॉर्क इज द वेक्टर। तो जिनके अंदर वैल्यू भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, एडिशन लॉज को ओबे भी करते हैं, ये सारे वेक्टर होते हैं। और इनके अलावा और भी हम बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिनकी डायरेक्शन होगी और जो वेक्टर होंगे। तो वेक्टर होने के लिए किन तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है भाई? वंस अगेन आई रिपीट, वैल्यू, डायरेक्शन एंड मस्ट ओबे द एडिशन लॉज ऑफ वेक्टर। ये तीन चीजें होंगी तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं कि वेक्टर्स में कुछ बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिससे हम वेक्टर्स को और अच्छे से पढ़ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द यूनिट वेक्टर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिट वेक्टर से, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत यूनिट वेक्टर की ही पड़ती है। तो इसकी डेफिनेशन हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से हर चीज को समझना आपने चाहिए। कोई वेक्टर टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके जेईई के लिए, नीट के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपकी पूरी फिजिक्स के लिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपकी फिजिक्स के अंदर। इसलिए आपको हर टर्मिनोलॉजी, हर चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट द यूनिट वेक्टर, राइट। तो भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर मींस इसके नाम से ही जाहिर, देखो यूनिट वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी यूनिट, मतलब 1। एंड दिस इज द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। इट रिप्रेजेंट द, आपने लिख भी लेना इसको, जीवन लिखना बहुत जरूरी है। नोट्स बनेंगे प्रॉपर तो आप रिवाइज करोगे, रिवाइज करोगे तो फिजिक्स आपकी और बेटर होगी, ठीक है। तो व्हाट आर द यूनिट वेक्टर्स? दीज आर द वेक्टर्स of unit magnitude, and it will represent the direction of the given vector, direction of the given vector। तो जो भी हमारे गिवन वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कौन? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है भाई जिसका मैग्नीट्यूड, फिर से आई रिपीट अगेन, 1 के बराबर होगा, और ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। और जब भी हम किसी की यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, जैसे हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है ए, तो उसके ऊपर कैप लगाएंगे। तो जिस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर कैप लगा हो, टोपी लगी हो, वो हमारे लिए कौन सा वेक्टर है भाई? यूनिट वेक्टर है। और अगर ये हमारे लिए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा। आपके पास 3 इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है।
एक होता है भाई आई कैप, नाम सुना क्या सभी ने आई कैप, एक होता है जे कैप और एक होता है के कैप। आई कैप क्या करता है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के काम आता है। जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं एक्स वाई जेड एक्सिस बनाता हूं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द वाई एक्सिस, और ये बाहर की ओर जेड एक्सिस होगी ऐसे करके। अब ऐसे करके मैं लिखूंगा तो लिख तो पाऊंगा नहीं जी, तो बोर्ड में मैं ऐसे करके शो कर देता है, दैट इज द जेड एक्सिस। तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं दैट इज द आई कैप। वाई एक्सिस को शो करने के लिए हम जो करते हैं दैट इज द जे कैप। जेड एक्सिस के लिए शो करते हैं दिस इज द के कैप। और जो आई कैप है, जो जे कैप है, जो के कैप है, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। इन सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो सभी का 1 के बराबर है और ये सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? सभी को सारे पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहे हैं? ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तो आई फॉर द एक्स, जे फॉर द वाई एंड के फॉर द जेड, ये सारे के सारे हमारे कौन से वेक्टर्स हैं भाई? यूनिट वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं भाई? यूनिट वेक्टर्स। ठीक है भाई, एक बात आपको बता रहा हूं, चलो वो बात को मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा तो आगे और बेटर समझ में आएगा यूनिट वेक्टर का फार्मूला। पर यूनिट वेक्टर का फार्मूला थोड़ा सा आगे बताऊं आपको मैं, ठीक है, ताकि आपको और बेटर समझ में आए। फिलहाल यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन याद रखना कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा और डायरेक्शन शो करेगा। अब आगे सुनो, जब भी हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी, जब भी हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है भाई, तो उसके ऊपर ऐसे करके वेक्टर लगाएंगे जी। अगर ऐसे करके वेक्टर लगा रहे हैं इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड है, एक तो मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है, और क्योंकि वेक्टर है तो ये एडिशनल लॉस को तो ओबे कर ही रही है जी, इसलिए टेंशन लेने की अब हमें जरूरत नहीं है। तो जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करके करेंगे, इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास अपनी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी जी। ठीक है, अब सुनो आगे जी। अब आगे का पॉइंट मेरा यह है कि हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने डिस्कस किया यूनिट वेक्टर, राइट। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इक्वल वेक्टर्स, कि व्हाट आर द इक्वल वेक्टर्स। भाई इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं भाई? तो नाउ वी हैव टू डिस्कस द इक्वल वेक्टर्स। क्या होते हैं? नाम से ही जाहिर है, नाम कह रहा है डेफिनेशन को। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। दो ऐसे वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम डायरेक्शन। मान लो दो वेक्टर्स मेरे पास हैं, एक है ए वेक्टर और ए है बी वेक्टर, दो वेक्टर है, और मैं कह रहा हूं भाई इक्वल वेक्टर्स हैं ये। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इक्वल वेक्टर्स हैं ये, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू भी बराबर होगी और डायरेक्शन भी बराबर होगी। क्या डायरेक्शन सेम है? तो बिल्कुल ठीक है जी, डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। और अगर इनकी लेंथ बराबर है, ये देखो लेंथ यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म है, तो दोनों की लेंथ बराबर है। लेंथ इनके मैग्नीट्यूड को शो करता है। लेंथ क्या शो करता है भाई? इनके मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो अगर इनकी लेंथ बराबर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो ये दोनों कैसे वेक्टर्स हैं? इक्वल, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो दीज आर द टू इक्वल वेक्टर्स। अच्छा, अगर मैं दो वेक्टर ऐसे करके बनाऊं, ध्यान से देखना, ऐसे करके अगर मैं दो वेक्टर ऐसे करके बनाऊं, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, और दोनों की लेंथ बराबर है भाई। मैंने ऐसे करके दो वेक्टर बनाए, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, और दोनों की लेंथ एग्जैक्टली बराबर है। क्या इनको हम इक्वल वेक्टर बोल पाएंगे क्या? तो नहीं बोल पाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ बराबर है, तो इनका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। और डायरेक्शन अगर सेम नहीं है तो दीज आर नॉट द इक्वल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर्स तो नहीं हो सकते भाई। अच्छा, अगर मैं ऐसे करके बनाऊं, देखो जी,
एक मैंने वेक्टर ऐसे करके बनाया और एक मैंने वेक्टर ऐसे करके बनाया। क्या बोलते हो, क्या अब ये इक्वल वेक्टर्स होंगे? तो 100% नहीं होंगे। क्यों भाई? क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। अब तो इनकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन क्या सेम नहीं है? लेंथ सेम नहीं है, तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। एक वेक्टर बड़ा है, एक वेक्टर छोटा है, तो ये भी इक्वल वेक्टर्स नहीं है। तो इक्वल वेक्टर्स होने के लिए वैल्यू भी सेम चाहिए और डायरेक्शन भी सेम चाहिए। हां या ना? ठीक है भाई? क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? सभी को सारे पॉइंट एकदम सही सही समझाने चाहिए। आप इनको नोट भी कर सकते हो, रिवाइज भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है भाई? तो हमने डिस्कस किया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि वेक्टर्स में स्केलर में क्या फर्क होता है, हमने डिस्कस किया कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो चलो एक और टर्म डिस्कस करते हैं, एंड द नेक्स्ट टर्म इज द नेगेटिव वेक्टर। तो नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है भाई? व्हाट आर द नेगेटिव वेक्टर्स? तो इसके भी नाम से हमको मालूम चल रहा है, ध्यान से देखो, इसका नाम सब कुछ कह रहा है इसके बारे में कि नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं भाई। तो नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं जो नेगेटिव हो, मतलब जिनकी वैल्यू सेम हो, जिनकी वैल्यू सेम हो पर डायरेक्शन कैसे हो? डायरेक्शन अपोजिट हो, है कि नहीं? तो अगर मान लो एक वेक्टर मेरे पास ऐसे करके है और एक वेक्टर मेरे पास ऐसे करके है, दोनों की लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ये तो इक्वल हो गए जी। पर अगर एक वेक्टर मेरे पास ऐसे करके हो और एक वेक्टर मेरे पास ऐसे करके हो, जिनकी लेंथ सेम हो, 100% लेंथ बिल्कुल सेम हो, लेंथ आर एग्जैक्टली सेम, पर डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तो अब ये हमारे इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है, इन्हें क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलेंगे भाई? नेगेटिव वेक्टर्स। तो व्हाट आर द नेगेटिव वेक्टर्स? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। और इक्वल क्या बोलेंगे? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है? थोड़ा सा और इनको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और देखो कैसे। हमने पढ़ा भाई, एक है इक्वल वेक्टर्स, एक है इक्वल वेक्टर्स और एक है नेगेटिव वेक्टर्स, राइट? बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए। अब जब किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होती है हम किसी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? वेक्टर्स के साथ में ऐसे मॉड लगा देते हैं। अगर ऐसे करके मॉड लगा देंगे ना, तो मॉड क्या शो करता है भाई? इसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू शो करता है। और अगर किसी वेक्टर के ऊपर ऐसे करके कैप लगा देंगे, कैप, टोपी, तो टोपी क्या शो करती है? कैप क्या शो करता है भाई? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। और अगर ऐसे करके वेक्टर लगा देंगे तो क्या शो करता है? कि ये वेक्टर है और इसके पास दोनों है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। तो अगर सिर्फ ऐसे लिखेंगे, सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो ओनली वैल्यू, सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो सिर्फ डायरेक्शन, और अगर ऐसे लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ठीक है? अब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं, ऊपर जो मैं लिख रहा था कि भाई एक हमारे पास इक्वल वेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, राइट? एक हम नेगेटिव वेक्टर्स की बात कर रहे थे, राइट? तो अगर बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स के बारे में, तो जो दो वेक्टर्स होंगे इनके मॉड, इनका मैग्नीट्यूड आपस में 100% बराबर होगा, राइट? और अगर बात करेंगे फॉर द नेगेटिव वेक्टर्स, तो इनका भी मॉड कैसा होगा? इनकी वैल्यू भी कैसी होगी? इनकी वैल्यू भी तो बराबर होगी, है कि नहीं भाई? तो चाहे इक्वल वेक्टर्स हो चाहे नेगेटिव वेक्टर्स हो, इन बोथ द केसेस द मैग्नीट्यूड्स आर 100% इक्वल। लेकिन अगर बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में, तो इन केस ऑफ इक्वल वेक्टर्स डायरेक्शंस आर सेम, डायरेक्शन के लिए कैप लगाते हैं। पर इन केस ऑफ नेगेटिव वेक्टर वैल्यूज आर इक्वल और डायरेक्शंस आर नॉट इक्वल। इसमें डायरेक्शन कैसे होंगी? इसमें डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो माइनस क्या शो करता भी? डायरेक्शन अपोजिट है,
माइनस क्या शो करता है? डायरेक्शन अपोजिट, राइट। तो इक्वल वेक्टर्स में वैल्यूज को ऐसे लिखेंगे, इसमें वैल्यूज को ऐसे लिखेंगे, इसमें डायरेक्शन को ऐसे लिखेंगे, इसमें डायरेक्शन को ऐसे लिखेंगे। और अगर वेक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो इसमें ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर में बी वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। पर इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। ये क्या शो कर रहा है कि वैल्यूज आर सेम बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, राइट। तो इक्वल वेक्टर को और नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये एक बेसिक मेथड है आपके सामने। आई होप आपको सारे के सारे मेथड, सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे जी। क्या सभी को यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हैं जी? तो हमने क्या डिस्कस कर लिया अभी? वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। चलो एक और टर्म डिस्कस करते हैं, वन मोर टर्म, राइट। अपनी अगली टर्म जो है वो है कोप्लैनर वेक्टर्स। कोप्लैनर वेक्टर्स, कोप्लैनर वेक्टर्स भाई क्या होते हैं? ये भी नाम से ही मालूम चल रहा है कि व्हाट आर द कोप्लैनर वेक्टर्स। ऑल द वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन, वो सारे के सारे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के अंदर हो उन्हें बोलते हैं कोप्लैनर। प्लेन मींस एक सरफेस, जैसे बोर्ड एक सरफेस है, तो इस बोर्ड के सरफेस में जितने वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा, चाहे वो किसी भी मैग्नीट्यूड के हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन के हो, वो सभी के सभी कैसे होंगे? कोप्लैनर होंगे। और जो वेक्टर्स इस प्लेन में नहीं आएंगे, इस सरफेस के बाहर होंगे, इस सरफेस के अंदर जा रहे होंगे, वो कोप्लैनर नहीं होंगे, है ना। तो अगर मैं कोई वेक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूं, अगर हम कोई वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, अगर कोई वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, कोई वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये सारे के सारे कोप्लैनर हैं। और अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, ये कोप्लैनर नहीं हुआ। अगर हम किसी वेक्टर को ऐसे एंटर करवाते हैं तो ये भी कैसा नहीं हुआ? कोप्लैनर नहीं हुआ। तो कोप्लैनर वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है भाई। ये बहुत बेसिक था वेक्टर का भाई, बहुत बेसिक। इसके आगे से शुरू होती है मेन टर्मिनोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? जिसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? इसके लिए आपको एक क्लास का और वेट करना पड़ेगा। कल की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है। इन सारी टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल समझ के धीरे धीरे करके, ताकि हमको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, हमारा वेक्टर एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन के निकले। जितना वेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा 100% उतनी अच्छी फिजिक्स हमारी होगी, ठीक है। तो कल इस सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इतना आप लोगों ने पढ़ के रिवाइज करके आना है, एंड आई होप कि डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो जो मिलते हैं कल के सेशन में, एंड टिल देन बाय बाय।